अगर मैं फ्लाइट में जा रहा हूं और प्लेन है बोइंग, आई एम नॉट गोइंग। क्यों? अभी बताता हूं। अभी 12 जून को एयर इंडिया का जो दुखद क्रैश हुआ, प्लेन था बोइंग। 29 अक्टूबर 2018 को इंडोनेशियन एयरलाइन का एक प्लेन क्रैश हुआ, उसमें सभी यात्रियों की मृत्यु हो गई, प्लेन था बोइंग। 5 महीने बाद इथोपियन एयरलाइन का एक और प्लेन क्रैश हुआ, वो प्लेन था बोइंग। जनवरी 2024 में अलास्का एयरलाइन का प्लेन 16,000 फीट की ऊंचाई पे था और उसी ऊंचाई पे एक गेट गिर गया बाहर, प्लेन था बोइंग। जुलाई 2024 टेक ऑफ के समय पहिया गिर गया, प्लेन था बोइंग। दिसंबर 24 में एक प्लेन में हाइड्रोलिक फेलियर हुई, प्लेन था बोइंग। अप्रैल 25 में साउथ वेस्ट एयरलाइन के एक प्लेन ने आग पकड़ ली, प्लेन था बोइंग। एक प्लेन 30,000 फुट हवा में उड़ रहा था, एकदम से नोज डाइव कर गया, नीचे आने लगा। वो तो जैसे तैसे पायलट ने संभाल लिया, लोगों की जान बचा ली, वो प्लेन था बोइंग। पिछले 10 सालों में ऐसे 1000 से ज्यादा केसेस हैं जो बोइंग से रिलेटेड विमानों में हुए। अल जजीरा ने बोइंग की एक फैक्ट्री विजिट की और एम्प्लॉय से पूछा, अजी तुम ये प्लेन बना रहे हो, क्या तुम इसमें कभी बैठोगे? सारे एम्प्लॉय बोले नहीं। जो बना रहा है वो कह रहा है मैं नहीं बैठू कभी इसमें। कई एम्प्लॉय ने बोइंग के मैनेजमेंट को बताया, भैया सेफ्टी इशू है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट ने ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि जिसने ज्यादा शिकायत की उस एम्प्लॉय को ही हटा दिया। कई एक्स एम्प्लॉय बोइंग पे केस कर चुके हैं, वो बोइंग पैसे देके सेटल कर लेता है। ये बोइंग वही कंपनी है जिसकी वजह से सुनीता विलियम्स और उनके एक साथी स्पेस में अटक गए थे। तो राहुल भाई, बोइंग इतनी खराब कंपनी है तो अब तक चल कैसे रही है? क्योंकि भैया बोइंग 109 साल पुरानी कंपनी है और शुरुआत के 90 साल इसने एविएशन मार्केट पे राज किया है। जितनी भी गड़बड़ है पिछले 10-20 सालों की है। वीडियो का पर्पस आपको डराना नहीं है, आपको सावधान करना है। इस वीडियो में मैं कुछ कंपनीज के बारे में बात करूंगा, उससे कंपनी को आपत्ति हो सकती है, वीडियो शायद हट सकता है। इससे पहले वीडियो हटे, इस वीडियो को पूरा देख लेना, डाउनलोड कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कर देना, ताकि सब सेफली एयर ट्रेवल कर सके। आप जानना चाहते हो कैसे पैसे और लालच की भूख में एक 90 साल पुरानी कंपनी को बर्बाद किया जाता है और भारत की कौन सी एयरलाइन के पास कितने बोइंग है, सब बताएगा आपका भाई राहुल। आज बात करेंगे बोइंग के प्लेन की, लेकिन आपको एक बार मोटा मोटी बता देता हूं बोइंग चीज क्या है। बोइंग सिर्फ प्लेन नहीं बनाती, बोइंग सैटेलाइट भी बनाती है, बोइंग रॉकेट भी बनाती है, बोइंग मिसाइल भी बनाती है। एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के टॉप 3 कंपनियों में आती है बोइंग। वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है बोइंग। यूएस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है बोइंग। तो बोइंग अमेरिका की बड़ी और इज्जतदार कंपनियों में शामिल है, या मैं कहूं थी। आज फोकस रखेंगे सिर्फ उसकी प्लेन डिवीजन पे। तो पहले बात करते हैं इसके गोल्डन पीरियड की, कि उस गोल्डन पीरियड में ही राज छुपे हैं कि आज की डेट में जो भी गड़बड़ हो रही है क्यों हो रही है। बोइंग की कहानी चालू हुई थी सन 1916 में। फाउंडर थे विलियम बोइंग, अपने नाम से कंपनी बनाई और यूएस नेवी को उस समय फाइटर जेट दिया करते थे वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे। हिरोशिमा नागासाकी पे जो वर्ल्ड वॉर सेकंड पे बम गिरा था वो बोइंग के प्लेन से गिरा था। फिर जब कंपनी बड़ी हो जाती है, उसने कहा यार भैया एक ही सिर्फ आर्मी को ही दे रहे हैं, काम करते हैं कमर्शियल जो एविएशन है, जो पैसेंजर प्लेन है वो भी बनाते हैं। 1938 में इन्होंने अपना पहला कमर्शियल प्लेन बनाया जिसकी कैपेसिटी थी 90 यात्री एक साथ बिठाने की। उस समय का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट था, नाम था बोइंग 314 क्लिपर। बोइंग ही वो कंपनी है जिसने पहली बार प्रेशराइज्ड कैबिन डेवलप की है, जो आज अपन आराम से ना गाने सुनते हुए मस्ती लेते हुए बैठे हुए जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता बाहर क्या हो रहा है। ये प्रेशराइज्ड कैबिन की वजह से होता है। ये प्रेशराइज्ड कैबिन को फैशन में लाने का मुख्य काम किया था बोइंग ने। आज की डेट में जो प्लेन उड़ते हैं, इसको लॉन्च करने वाली कंपनी में सबसे आगे थी बोइंग। 1958 में उन्होंने जो एक प्लेन बनाया बोइंग 707, वो एक तरह का रेवोल्यूशनरी प्लेन था। उसमें जो पहले प्रोपेलर इंजन है जो गोल गोल घूम के करते थे, उसकी जगह जेट इंजन का उपयोग किया गया। प्लेन ज्यादा ऊंचाई पे उड़ने लगे, लंबी दूरी तक जाने लगे, कैपेसिटी यात्रियों की बढ़ गई। 1969 में जो अपोलो 11 मिशन था, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे पैर रखा था, उसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंजन था वो बनाया था बोइंग ने। और जो आज की डेट में दुनिया का फर्स्ट वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है, जिसमें बहुत सारे लोग 16-16 घंटे की जर्नी करते हैं, 500-400 यात्री बैठे रहते हैं, ये भी बनाया था बोइंग ने। यानी आज की डेट में अगर आप एयर ट्रेवल कर रहे हो कंफर्टेबली, तो करवाने वाली कंपनी है बोइंग। बहुत सारे इनोवेशन आए, बहुत सारी क्वालिटी, बहुत सारे डिजाइन लेके आई थी बोइंग। लेकिन ये सब होने का कारण ये था क्योंकि इस कंपनी को उस समय चला रहे थे इंजीनियर्स। उस समय कंपनी के जो प्रोडक्शन फ्लोर पे इंजीनियरों का दबदबा था और जो बोर्ड रूम में मैनेजमेंट बैठा था वो कहता है सेल से मतलब नहीं, प्रॉफिट वैल्यूएशन आता रहेगा, हमको कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है मस्त चीज बनाने का, शानदार चीज बनाने का, क्वालिटी चीज बनाने का, दबदबा बनाने का। कुल मिला के ये सब थे 3 इडियट के रेंचो कि काबिलियत के पीछे भागो, सफलता आती रहेगी। ये बोल रहा है भाई सिंगर हो तो रियाज पे ध्यान दो, गाना अपने आप हिट हो जाएगा। बस फिर एक ऐसी घटना घटी कि बोइंग का पूरा इतिहास ही बदल गया।
1996 में बोइंग ने एक कंपनी खरीदी, मैकडॉवल डगलस। बोइंग से छोटी कंपनी थी, उन्होंने कहा कंपनी खरीदो, अपना साम्राज्य बढ़ाओ। लेकिन वहां पे एक ऐसी डील हुई, मैकडॉवल डगलस के जो लोग थे वो बिजनेस ओरिएंटेड थे, फोकस सेल पे, प्रॉफिट पे, वैल्यूएशन पे था। तो उन्होंने बोइंग को कहा भैया ऐसा है, आपने हमें खरीदा है, ठीक है, प्रोडक्शन डिजाइन आप करो, लेकिन क्या मैनेजमेंट हम संभाल लें? अब उस समय क्या डील हुई पता नहीं, बट शायद अंदर डिस्कशन ये हुआ होगा कि यार हमको तो प्रोडक्शन में मजा आता है, हम प्रोडक्शन कर लेते हैं, सेल प्रॉफिट में मजा आता है, तुम कर लो। ये जो कंपनी है मैकडॉवल डगलस, इसके थे मिस्टर हैरी, वो बन गए बोइंग के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। यानी एक नई कंपनी का बंदा आ गया बोइंग के ऊपर। जिस दिन मिस्टर हैरी बोइंग के सीईओ बने, मान लो उसी दिन से कृपा पलट गई। ऐसा मान लो पांडव की जगह कौरव आगे बैठ गए। इनको बढ़िया प्रोडक्ट नहीं बनाना था, इनको बस पैसा बनाना था। इनको अच्छा नहीं सस्ता बनाना था। इनको इज्जत नहीं प्रॉफिट चाहिए था। तो धीरे धीरे हैरी ने क्या किया, बोइंग की जो ऊपर टॉप मैनेजमेंट टीम है वहां पे धीरे धीरे अपने अपने आदमी फिट करने चालू कर दिए। और फिर धीरे धीरे कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिससे बोइंग का पूरा कल्चर ही पलट गया। जो कंपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती थी, आज हादसों के लिए जानी जाती है। क्या किया, एक एक करके सुनो। पहला, प्रोडक्शन मैनेजमेंट डिवाइड। ये क्या हुआ, पहले सिएटल में प्रोडक्शन होता था, वहीं मैनेजमेंट का हेडक्वार्टर था। तो भले भाई रोज मैकेनिक से मिल लेते थे, फैक्ट्री देख लेते थे, प्रोडक्शन देख लेते थे, इनको कोई इशू होता था इनको बता देता, आपस में कम्युनिकेशन था। हैरी ने कहा 2001 में, बोले यार सिएटल से हेडक्वार्टर को शिफ्ट करो शिकागो, 2000 किलोमीटर दूर। रीजन क्या दिया, अरे ऑपरेशन में उलझ जाते हैं, हमें थोड़ा टाइम नहीं मिलता। ऑपरेशन को टाइम वेस्ट समझते हैं, तो जो मैनेजमेंट इस चीज को टाइम वेस्ट समझ रहा है, क्या ध्यान देगा उस पर। सेकंड चीज, उन्होंने ज्यादा फोकस किया सेल्स बढ़ाने पे, ज्यादा फोकस किया प्रॉफिट बढ़ाने पे। अभी कैसे बढ़ेगा सोचो। इन्होंने कहा यार पूरा का पूरा प्लेन तुम यहीं बैठ के बना लेते हो, अमेरिका में ही प्लेन बना रहे हो, अमेरिका की कंपनियां तुम्हें ज्यादा ऑर्डर दे रही है, तो एक काम करें, थोड़ा सा हिस्सा जाके जापान में बना लेते हैं। उससे फायदा दो होगा, पहला कॉस्ट कटिंग, यहाँ की लेबर महंगी है, वहां की लेबर थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, प्लस जापान की जो एयरलाइन है ना वो भी अपन को ऑर्डर दे देगी। हाँ यार ये आइडिया सही लग रहा है, कॉस्ट भी कम हो गई, सेल भी बढ़ गई। एक काम करें, प्लेन का थोड़ा सा हिस्सा इटली में बनवा लेते हैं, वहां से क्या होगा, कॉस्ट भी कट जाएगी और इटली की कंपनियां भी ऑर्डर देगी। ऐसे करते करते धीरे धीरे करते करते बोइंग का 70% से ज्यादा प्लेन 50 अलग अलग वेंडरों से बनता है। तो जो चीजें एक जगह बना करती थी एक छत के नीचे, वो 50 अलग अलग वेंडर में बन रही है, दुनिया के कोने कोने में बन रही है। कॉस्ट कटिंग और सेल बढ़ाने के नाम पे, लेकिन प्रोडक्शन की क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज हो गई ना। ऐसे करता ही काम तो एप्पल भी है कि अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग जगह बन रहे हैं, लेकिन भैया एक फोन का खराब होना और प्लेन का खराब होना में अंतर है ना यार। फिर कॉस्ट कटिंग के नाम पे 53,000 से ज्यादा बोइंग के एम्प्लॉय, जो कि भाई साहब बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे उस समय के, बोले कॉस्ट कटिंग की जरूरत नहीं, हटाओ हटाओ हटाओ। भाई साहब एम्प्लॉय पुराने जिनके दम पे बोइंग खड़ा था, टाटा बाय बाय। नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे ध्यान ही नहीं दिया। देखो साहब, नया प्रोडक्ट जब भी डेवलप करते हैं तो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या, एक तो पैसा लगेगा, दूसरा टाइम लगेगा, और पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं। पहले वाले इंजीनियर थे वो बोलते रहे लगाओ यार नई चीज तभी तो बनेगी। अब की बार वाले सेल प्रॉफिट वाले हैं, बोले नहीं नहीं इतना टाइम नहीं लगाना, इतना पैसा नहीं लगाना, काहे की रिसर्च, काहे डेवलपमेंट, कौन सा नया प्रोडक्ट, पुराने बना तो दिए, बिक तो रहे, पुराना बेचो, नया नहीं बनाना। तो भैया वे प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो लगा रहे किधर है, बोले उस प्रॉफिट से खुद के स्टॉक खुद ही खरीद रहे हैं। इससे क्या होगा, बाजार में मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, उससे क्या होगा, मैनेजमेंट को मोटा बोनस मिल जाएगा। तो बैलेंस शीट में कागज सुंदर करने के लिए, बैलेंस शीट की वैल्यू अच्छी करने के लिए प्रॉफिट को उसमें काम में ले रहे हैं, एक्चुअल इंजीनियरिंग पे, प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं दे रहे। तीसरा, सेफ्टी के गोल पे कोई ध्यान नहीं है, प्रोडक्शन पे ध्यान है, सेल पे ध्यान है। देखो इन्होंने तो नया प्रोडक्ट बनाया नहीं, ये तो ज्यादा इनोवेशन पे ध्यान दे नहीं रहे, बाकी तो देंगे। इसी बीच जो फ्रांस की कंपनी है एयरबस, वो भी प्लेन बनाती है, उसने एक फ्यूल एफिशिएंट नैरो बॉडी प्लेन बनाया, गजब जबरदस्त। तो सब कंपनियों ने कहा भैया क्या प्लेन है, ऐसा प्लेन चाहिए। अमेरिकन एयरलाइंस ने 2011 में 130 प्लेन का ऑर्डर दे दिया एयरबस को, और जैसे ही सेल हाथ से गई, बोइंग का माथा घूम गया कि ये क्या हो गया, ये अमेरिकन एयरलाइन तो सालों से हमको ही धंधा दे रही है, एकदम से हमको छोड़ के बाहर वाले को धंधा कैसे दिया। तो थोड़ा बाजार में बाहर निकले, पता चला भैया आजकल डिमांड है नैरो बॉडी फ्यूल एफिशिएंट इंजन की, तुम्हारे पास तो है ही नहीं, तो क्यों दे तुमको ऑर्डर। इन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं भैया, हम भी बनाएंगे हम भी बनाएंगे। अब क्या करें सर, अब तो माथे डिमांड आ गई, अब तो बनाना ही पड़ेगा, बाजार मांग रहा है। तो ऑप्शन क्या है, पहला वही R&D पे पैसा लगाओ, नए पार्ट बनाओ, नए इंजन बनाओ, नया मॉडल बनाओ, लेकिन उसमें क्या 7-8 साल लग जाएंगे, फिर अप्रूवल में टाइम लग जाएगा, फिर बनाने में टाइम लग जाएगा। इतना टाइम थोड़ी, हमको तो पैसा तुरंत चाहिए, हम लेंगे शॉर्टकट। तो शॉर्टकट कैसे लें, कि वो जो 737 प्लेन हमने बनाया था 1965 में, जो कि 30 साल बढ़िया चला, जो नंबर 1 प्लेन है, उसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके एक नया प्लेन लॉन्च कर दिया, 737 मैक्स। बोले भैया वो व्हाइट बॉडी वैसे ही है, मोटा मोटी चीज सेम है। अब देखो नई डिजाइन बनाते, वो रेगुलेटर से अप्रूवल लेनी पड़ती, फिर नए पार्ट बनाते उसकी भी अप्रूवल लेनी पड़ती, उसमें लग जाता टाइम, कि भैया टाइम लग रहा है,
तो टाइम नहीं लगाना, तो इन्होंने पुराने 737 के पार्ट ले लिए और 737 में थोड़ा सा डिजाइन में चेंज करके नया इंजन लगा दिया। अब क्योंकि भाई साहब 10 में से 9 पार्ट पुराने लगे हुए थे तो उसके दोबारा सर्टिफिकेशन जरूरत नहीं है, जो एक में छोटे मोटे थे उसको फटाफट से अप्रूव ले लिया। 2011 में तो इन्होंने अनाउंस किया कि हम बना रहे हैं, 2013 में तो ये ऑर्डर लेना चालू कर दिया इन्होंने, और 2013 में 2500 प्लेन के ऑर्डर भी आ गए, क्योंकि रेपुटेशन तो पुरानी है। 2500 प्लेन के ऑर्डर आ गए 2013 में। अब बोले भाई साहब डिलीवर करो, बोले भाई 2500 प्लेन है, कैसे बनाएंगे, क्या डिलीवर करेंगे। मैनेजमेंट का प्रेशर है, बनाओ, अरे जल्दी बनाओ, अरे सब देखी जाएगी, शॉर्टकट लो, शॉर्टकट लो, शॉर्टकट लो। ले लिया शॉर्टकट साहब। अब फटाफट बनाने के चक्कर में उन्होंने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया वो भी मैं 1 मिनट में बताता हूँ, लेकिन ये जो फटाफट किया इसके चक्कर में हुआ क्या वो देखो। 2017 से डिलीवरी चालू हो गई, सब चंगा सब बढ़िया, लेकिन फिर 2018 में पोल खुल गई। 29 अक्टूबर 2018 को एक प्लेन उड़ा इंडोनेशियन एयरलाइन का, और भाई साहब उड़ने के मात्र 13 मिनट में क्रैश हो गया। उसके 5 महीने बाद इथोपियन एयरलाइन का एक प्लेन उड़ा, उड़ने के मात्र 6 मिनट बाद वो भी क्रैश हो गया। दोनों प्लेन 737 मैक्स और दोनों एकदम नए। ऐसा क्या हो गया साहब? भैया जो जांच हुई पता चला दोनों 737 मैक्स के थे बोइंग के। बोइंग ने क्या किया, मोटा मोटी पार्ट तो पुराने थे, इंजन थोड़ा नया किया। कोई नया करने के चक्कर में इंजन थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब थोड़ा सा बड़ा इंजन है तो थोड़ा सा आगे लग गया। अब थोड़ा सा आगे लग गया तो उसके चक्कर में एरोडायनेमिक्स बिगड़ गए। जब भी वो प्लेन हवा में जाता था इसकी नोज थोड़ी ऊपर हो जाती थी, तो क्या करे साहब, बोले अच्छा नोज नीचे करने के लिए क्या करें, या तो इंजन में चेंज करो, टाइम लगेगा, हम नहीं करेंगे। बोले पार्ट्स बदल दो, टाइम लगेगा, हम नहीं करेंगे। क्या करें, बोले इस जुगाड़ का भी एक जुगाड़ कर देते हैं। एक नोज के ऊपर MCAS सिस्टम लगा देते हैं, MCAS सिस्टम कहते हैं। अब MCAS का काम क्या है कि अगर नोज ऊपर है तो उसको नीचे लेके आना। अब MCAS सिस्टम में इन दोनों में माल फंक्शन हो गया, गलती हो गई, गड़बड़ी हो गई, तो जो स्टेबल प्लेन था उसको भी नीचे लेके जा रहा है, बार बार नीचे लेके जा रहा है। पायलट को समझ ही नहीं आ रहा कि यार मैं प्लेन ऊपर ले जा रहा हूँ, ये नीचे लेके जा रहा है। ऐसे करके एक क्रैश में 26 बार प्लेन खुद को नीचे की तरफ ले गया। पायलट कितना कंट्रोल करता, हो गया क्रैश। अब एक सवाल आता है कि भैया पायलट ये MCAS सिस्टम को बंद ही कर देता, मैनुअल मोड पे चला लेता, सब कुछ बच जाता। सही बात है ना? पायलट को पता ही नहीं था कि MCAS सिस्टम इस प्लेन में है भी क्या, क्योंकि अगर ये बताते इस प्लेन में MCAS सिस्टम है तो ये भी बताना पड़ता कि भाई साहब इसमें इंजन ऐसा है, और ये इंजन होता तो फिर सवाल उठते तो एयरलाइन प्लेन ही नहीं खरीदती, इसलिए बात बताई नहीं। दूसरा, MCAS नाम का नया सिस्टम लगाते तो उसकी रेगुलेटर से फिर अप्रूवल लेनी पड़ती, पायलट मैनुअल में अपडेट करना पड़ता, उसमें टाइम लगता, फिर पायलट को ट्रेनिंग देनी पड़ती, उसमें टाइम लगता। बोले बताओ ही मत, न अप्रूवल लेनी पड़ेगी, न मैनुअल अपडेट करना पड़ेगा, न ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, फट से काम हो जाएगा। फट से काम के चक्कर में कितनी जिंदगियां तबाह होगी। प्रोडक्शन इश्यूज के आपको और मैं एग्जांपल देता हूं, एक नहीं कई सारे। 2013 में जापान एयरलाइन के एक प्लेन में खड़े खड़े आग लग गई। पता पड़ा वो जो लिथियम आयन बैटरी है भैया वो ज्यादा गर्म हो गई, उसने आग पकड़ ली। अब अगर सेफ्टी प्रोटोकॉल में जरा सा उसको चेक करते तो पता पड़ता लिथियम आयन बैटरी में दिक्कत है, पर सेफ्टी में चेक किसी ने किया ही नहीं। सेम काम हुआ इथोपियन एयरलाइन में। निप्पॉन एयरलाइन है जो जापान की, उसमें मिड फ्लाइट पूरी फ्लाइट में धुआं भर गया, इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। 2024 में लेटम एयरलाइन का प्लेन 30,000 फुट से ज्यादा ऊंचा उड़ रहा था, कुछ माल फंक्शन हुआ, पूरा नोज डाइव कर दिया, नीचे आने लगा। जैसे तैसे पायलट ने संभाला, बाद में चेक किया तो पता चला कॉकपिट का स्विच था, उसकी डिजाइन ही गलत थी। 737 मैक्स का एक बार चलती फ्लाइट में डोर खुल के गिर गया, पता चला कुछ स्क्रू कम कस गए साहब, स्क्रू कसना भूल गए। अल जजीरा ने एक इंटरव्यू लिया था, वहां पे इंटरव्यूअर ने पूछा, रिपोर्टर ने पूछा, भैया तुम बोइंग का प्लेन बना रहे हो, बैठोगे? सब जने क्या बोल रहे हैं, नहीं। अभी आपको याद होगा एक स्पेस मिशन था जिसमें सुनीता विलियम और एक व्यक्ति साथ में, उनको 8 दिन के लिए स्पेस जाना था। वो गए थे बोइंग के स्टार लाइनर से। वहां पे हाइड्रोलिक इश्यू हो गया और वहां पे ये चले तो गए, वापस नहीं आ पाए। 8 दिन की यात्रा में वो 286 दिन स्पेस में फंसे रहे। वो तो एलन मस्क का SpaceX का रॉकेट गया, तब जाके उनको वहां से बचा के लाया। बोइंग के एक एक्स एम्प्लॉय है जोश बार्नेट करके, वो बोइंग के क्वालिटी इंस्पेक्टर थे। उन्होंने कहा जो फॉल्टी पार्ट थे, जिनमें पता है कि ये पार्ट खराब है, लेकिन प्रोडक्शन को स्पीड अप करने के लिए फॉल्टी पार्ट को भी प्लेन में जोड़ दिया गया, मना करने के बाद। 98.7% केसेस में लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया उस पे। वो कहते हैं भैया ऑक्सीजन सिस्टम में इशू है, जरूरत पड़ने पे हर चौथा ऑक्सीजन मास्क काम ही नहीं करेगा। जब मेटल की शेविंग की जाती है, जब मेटल को शेप दी जाती है, जो उसके ऊपर लोहे के छोटे मोटे टुकड़े हैं, वो उधर पीछे वायरिंग की तरफ ही गिर रहे थे। कह रहा है कि यार ऐसे मत करो यार, तो कुछ समय बाद धीरे धीरे वो मेटल के टुकड़े ही तो हैं, वो तार में जाके शॉर्ट सर्किट कर देंगे। बोले कोई मेरी शिकायत पे ध्यान नहीं दिया गया। सेफ्टी वाले का काम था जो बने अप्रूवल दे दे, और कई जगह तो वो भी नहीं था। वर्कर खुद ही काम करते थे, खुद ही उसको सेफ्टी अप्रूवल दे देते थे। पत्रकार ने उस भाई से पूछा कि भैया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में तो इतनी शिकायत कर रहा है, ये तो इस पे तो 100 करोड़ से ज्यादा लोग यात्रा कर चुके हैं, ये तो इतने बिक रहे हैं, आज तक तो कभी हादसा नहीं हुआ। वो कह रहा भैया प्लेन में 10 साल के बाद इश्यूज सामने आते हैं, अभी थोड़ा टाइम रुको तो सही, वेट करो, टाइम दो, आएगा।
और अभी जो आपका 787 जो 12 जून को अहमदाबाद में क्रैश हुआ है, ये वही प्लेन था और 11 साल पुराना था, और उसने कहा था 10 साल बाद इशू सामने आएंगे। होगा क्या, वो तो जांच में पता पड़ेगा, लेकिन इसके जो इंडिकेशंस है वो बंदा पहले दे चुका था। इस बंदे ने बोइंग पे केस भी कर दिया, बाकायदा अदालत में भी गया, गवाही भी दे के आया, पर जिस दिन गवाही देके घर आया पता चला भैया इसके सर में गोली लग गई, और बाद में सुसाइड का केस बोल के बंद कर दिया। और इस तरह के कई एम्प्लॉय के क्लेम्स भी आते रहते हैं, केसेस भी होते रहते हैं। बोइंग ने फाइनली मान लिया कि भैया 787 ड्रीम लाइनर में कुछ हमारे एम्प्लॉय ने कुछ गलत सलत रिपोर्ट फाइल कर दी है, तो हम मानते हैं। जब एम्प्लॉय कह रहे हैं और बोइंग ने भी मान लिया, फिर तो बहुत तगड़ा एक्शन हुआ होगा, मैनेजमेंट में फेरबदल हो गया, जेल, ये वो, फाइन, बहुत कुछ हुआ होगा। कुछ नहीं हुआ। अमेरिका में एक लॉबिंग का कॉन्सेप्ट चलता है, मतलब आप अपनी मनपसंद की पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे सकते हो, चंदा दे सकते हो। बोइंग ने 1998 से लेकर अब तक 328 मिलियन की लॉबिंग में पैसा खर्च किया है सरकार के लिए, तो टोटल लगभग 2800 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को दिए गए इनके द्वारा। तो कुछ ज्यादा इन पे एक्शन नहीं हुआ। ये जो तो प्लेन हादसे हुए थे उसमें जितने भी लोग मरे थे, बहुत सारे केसेस इन पे हो गए थे, तो इनके यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट में इन्होंने गलती मानी, 2.5 बिलियन का फाइन पे करके सारे केस बंद हो चुके हैं। लेकिन ये अब बोइंग की गलती नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट नहीं है, ये अब गुनाह हो चुका है, ये अब क्राइम हो चुका है, और इसमें कई रेगुलेटर्स की भागीदारी और है। और सबसे जो कहते ना कि देखो न्याय तो होता ही है इस धरती पे, तुम गलत करके बच नहीं सकते। जिन सब कामों के लिए बोइंग ने किया था, आज वो बोइंग के पास है ही नहीं। बोइंग ने ये सब क्यों किया, हमारी सेल बढ़े, लेकिन भैया अब तो हर एयरलाइन बोइंग का प्लेन खरीदने में डर रही है। अभी तो ये आशंका हो रही है कि अभी ये जो एयर इंडिया क्रैश की रिपोर्ट में कुछ बड़ा धमाका सामने आ जाए, तो हो सकता है पुराने जो ऑर्डर किए हैं वो ना कैंसिल हो जाए। तो सेल के लिए किया, सेल नहीं हो रही। प्रॉफिट के लिए किया था, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा। पिछले 6 साल से बोइंग लॉस में है। अब तक टोटल 35 बिलियन का लॉस हो चुका है, 58 बिलियन का कर्ज है माथे पे। अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई है, 33,000 एम्प्लॉय एक साथ स्ट्राइक पे चले गए थे, उससे हर महीने 1 बिलियन का नुकसान हुआ। और अब क्योंकि ये हाईलाइट में आ गई है, तो अब नई डिलीवरियां धीरे धीरे ले रहे हैं। एयरलाइन भी डिलीवरी लेने से पहले 10 बार चेक कर रही है, रेगुलेटर भी नए प्लेन अप्रूव करने से पहले 10 बार चेक कर रहा है। तो जो चीज फास्ट करने की कोशिश की थी वो और स्लो हो गई है। तो हर चीज के लिए इन्होंने गलती की थी, वही चीज अब इनके लिए उल्टी हो गई है। और कर लो साहब। तो भैया अगर आप प्रोडक्ट से मुंह मोड़ोगे, कस्टमर से मुंह मोड़ोगे, तो प्रॉफिट और सेल आपसे मुंह मोड़ ही लेगा। एयर ट्रैवल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेफ्टी। जब वही नहीं होगी तो आदमी ट्रैवल कैसे करेगा। मैंने आपको कहा था अगर आप एयर ट्रैवल कर पा रहे हो तो वो बोइंग की वजह से संभव है, लेकिन अब मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप एयर ट्रैवल करना अगर आप बंद कर दोगे, वो भी बोइंग की वजह से ही करोगे। पहले इसी बोइंग ने हमको हवा में उड़ाया था, अब डर लगता है हवा भी ना उड़ा दे। अब सबसे अहम सवाल कि भैया एक बात बताओ, इस समय इंडियन एयरलाइन में किस किस के पास बोइंग है और कौन कौन सा बोइंग है। राहुल जी एक बार मोटा मोटी बिठा दो। टोटल 848 प्लेन है हमारे पास। अपन बात करते हैं आज के स्टार या मैं बोलूं आज के विलन बोइंग की। तो सबसे पहले तो बोइंग का जो 787 जो क्रैश हुआ, उसके सिर्फ 34 प्लेन है इंडिया में, 33 एयर इंडिया के पास है, 1 इंडिगो के पास है। दूसरा बोइंग के प्लेन है बोइंग 777, वो इंडिया में सिर्फ 29 है, एयर इंडिया के पास 27 है और 2 है इंडिगो के पास। फिर आते हैं बोइंग 737 जो इनका सबसे बड़ा प्लेन था, एक टाइम पे सबसे सफल प्लेन था। उसमें बात करें एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास है 74, अकाशा के पास है 30, इंडिगो के पास है 12 और स्पाइस जेट के पास है 30। तो भैया इस समय अगर आप यात्रा कर रहे हैं, थोड़ा सा चीजों को देख के संभल के, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन बस मैं आपको सावधान कर रहा हूं। वैसे डीजीसीए ने भैया सेफ्टी के इंस्ट्रक्शन दिए हैं। एयर इंडिया का स्पेशली जो ड्रीम लाइनर फ्लीट है उसको पूरा चेक करवाया है, उसमें कोई मेजर इशू नहीं निकला, छोटे मोटे मेंटेनेंस के इशू निकले जिसपे भी एयर इंडिया काम कर रही है। तो सरकार अपना काम कर रही है, रेगुलेटर अपना काम कर रहा है, लेकिन ओवरऑल चीज मैंने आपको बता दी है कि भैया कौन से प्लेन्स हैं, किसमें क्या चीज है, किसमें क्या नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना और अगला वीडियो किस टॉपिक पे लाना मुझे बताना। तो अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपको लगता है आपके भाई ने मेहनत की है, जान लगाई है, डेटा पे रिसर्च की है, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और जय माता दी, जय हिंद।